जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम में 100% जो है साथियों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में उच्च शिक्षा का नियामक ढांचा मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा और बताइएगा आप कि भारत में उच्च शिक्षा का नियामक ढांचा मुख्य रूप से किसके द्वारा जो यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। तो याद रखेंगे ये निर्धारित किए जाते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में संस्थानों के मान्यता के लिए जो है किसकी स्थापना की गई है। चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में संस्थानों के मान्यता के लिए किसकी स्थापना की गई। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए किस प्रकार की लचीली प्रणाली का प्रस्ताव है। चलिए बताएंगे आप। तो एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए किस प्रकार की लचीली प्रणाली का प्रस्ताव है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकास विकल्प हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020 में किस पर जो है यहाँ पे विशेष जोर दिया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो मूल्य शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 2020 में किस पर जो है विशेष जोर दिया गया है। तो ये दिए गए हैं आपके नैतिकता, मानवीय मूल्य, सामाजिक दायित्व और पर्यावरणीय चेतना पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में उच्च शिक्षा का शासन त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जो है शामिल नहीं है। चलिए बताएंगे आप कि भारत में उच्च शिक्षा का शासन त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल नहीं है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे स्थानीय निकाय स्तर जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। प्रश्न क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे। तो इसका उद्देश्य हो जाएंगे राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, पहुंच और समानता में सुधार करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य रूप से जो ये किस स्तर की राशि से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा की यहाँ पे माध्यम के बारे में यहाँ पे सुझाव दिया गया है।
चलिए बताएंगे आप। तो NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो इनके बारे में सुझाव दिए गए हैं क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन, लेकिन अंग्रेजी विकल्प के रूप में रखी जाए। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना जो ये किस वर्ष हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना होती है 1956 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1956 में हुई थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना जो ये किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना 1945 में हुई। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1945 में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि NEP 2020 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक जो है कितने प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो NEP 2020 में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक कितने प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इन्हें ले जाने का लक्ष्य रखे गए हैं 50%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 50% है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का मुख्य कार्य क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य है उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को किस प्रकार के बहुविषयक ढांचे में जो परिवर्तित करने का प्रस्ताव है? चलिए बताएंगे आप कि NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को किस प्रकार में बहुविषयक ढांचे से परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। तो याद रख लीजिएगा ये बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मूल्य शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मूल्य शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शामिल है? तो यहाँ पे शामिल है नैतिकता। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? चलिए बताएंगे आप। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो इनके लिए योग्यता निर्धारित की गई है 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता के लिए कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित की जाती है? तो उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता के लिए कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब केवल निजी छात्रवृत्ति में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा का क्या प्रस्ताव है? तो NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का क्या प्रस्ताव है? तो याद रखेंगे इसके लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुणवत्ता उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस संस्थानों को बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का यहाँ पे सुझाव दिया है? तो याद रखेंगे ये सुझाव दिए गए हैं किसके द्वारा? तो ये दिए गए हैं मौजूदा उत्कृष्ट संस्थान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है
और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एनईपी 2020 में क्या प्रस्ताव है। तो उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एनईपी 2020 में क्या प्रस्ताव है। तो याद रखेंगे इसमें हो जाएंगे विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च शिक्षा में मूल्य शिक्षा को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जो है किसकी है। चलिए बताएंगे आप। तो उच्च शिक्षा में मूल्य शिक्षा को लागू करने की मुख्य रूप से जिम्मेदारी किसकी है। तो ये जिम्मेदारी हो जाएंगे किसका। तो संस्थान, शिक्षक, परिवार और समाज का समूह प्रयास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सतत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था। चलिए बताएंगे आप। तो सतत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया। तो ये किए गए थे किसमें। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या दिए गए हैं कि मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है। चलिए बताएंगे आप। तो मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि HDI के 3 मुख्य घटक कौन हैं। चलिए बताएंगे आप। तो HDI के 3 मुख्य घटक कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि पेरिस समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो पेरिस समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे। तो ये जलवायु परिवर्तन से हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जलवायु परिवर्तन से। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट किस मान दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट किस माप दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये स्थानित प्रजातियां पे किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जो है सबसे अधिक जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन से रसायन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन से रसायन मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर क्या है। तो याद रखेंगे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर क्या हो जाएगा। तो इसमें अंतर हो जाएंगे यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं और अनवीकरणीय एक बार उपयोग के बाद भी समाप्त हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण में PM 2.5 क्या है, क्या अर्थ है। तो वायु प्रदूषण में PM 2.5 का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इनका अर्थ हो जाएंगे 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण में BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च यहाँ पे मान क्या दर्शाता है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे पानी में अधिक कार्बनिक प्रदूषण है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।